हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे AWS डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैं AWS ग्लू, अमेजॉन रेडशिफ्ट और क्रॉलर एंड S3 बकेट के बारे में बात करूंगा और आपको पूरा एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में और कैसे फ्लो चलता है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एंड आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को समझ के अगर कोई जॉब ढूंढ रहा हो तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू में प्रोजेक्ट को बताते हैं या रिज्यूम में प्रोजेक्ट को लिखा जाता है। एंड आल्सो एक डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में पाइपलाइन में कैसे काम होता है वो मैं आपको इनमें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे आर्किटेक्चर की बात करता हूँ। आर्किटेक्चर में आपको दिख रहा होगा, मैंने जो सोर्स ले रखा है वो ले रखा है अमेजॉन RDS। अमेजॉन RDS में मेरा डेटाबेस है, सपोज पोस्टग्रेफ डेटाबेस, जहाँ से रो डेटा फैच होके आ रहा है बकेट में, राइट। सॉरी, दिस ये जो मेरा फाइनल आर्किटेक्चर है मैं इसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले अमेजॉन RDS है। अमेजॉन RDS से जो डेटा फैच होके आ रहा है वो ग्लू क्रॉलर के थ्रू फैच हो रहा है एंड ग्लू क्रॉलर के थ्रू फैच होके ग्लू डेटा कैटलॉग में वो स्कीमा क्रिएट कर रहा है एंड इधर एक यूजर है जो कि डायरेक्टली फाइल को इंसर्ट कर रहा है बकेट में। तो हमारे सोर्स जो रॉ डेटा आ रहा है वो इस बकेट में आ रहा है, रॉ डेटा है ना। और एक हमारा रॉ डेटा बकेट में आ रहा है एंड रॉ डेटा हमारा अमेजॉन RDS में पड़ा हुआ है। तो बकेट में जो डेटा आ रहा है एंड जो RDS में है, तो RDS का डेटा क्रॉलर के थ्रू फैच होगा। क्रॉलर का यूज़ आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका, स्कीमा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। जो भी स्कीमा, जो भी टेबल RDS में क्रिएटेड है, डेटाबेस में क्रिएट है, उन सबका स्कीमा जो है ग्लू कैटलॉग में बन जाएगा। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर RDS में कुछ भी अपडेट होता है, कोई कॉलम ऐड होता है या टेबल्स में कुछ अपडेट होता है, तो जब हमारा क्रॉलर चलेगा वो स्कीमा को अपडेट कर देगा और एक न्यू वर्जन ऑफ कैटलॉग, एक न्यू वर्जन ऑफ स्कीमा क्रिएट कर देता है कैटलॉग में। तो उससे हमारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। मतलब कि अगर आपके स्कीमा में कुछ भी चेंज होता है, कोई कॉलम ऐड ऑन हो रहा है RDS डेटाबेस में, तो हमें उस कॉलम को मैन्युअली जाके ऐड ऑन नहीं करना अपनी ग्लू जॉब में। हमें क्या करना है, क्रॉलर चलाना है। क्रॉलर क्या करेगा, स्कीमा क्रिएट कर देगा। स्कीमा क्रिएट करने के साथ साथ वो उसका डेटा टाइप, उसका सोर्स, सब चीज़ें, इंफॉर्मेशन ग्लू डेटा कैटलॉग में अपडेट कर देगा। और जो हमारी ग्लू ETL जॉब है, आप देख रहे हो ये जो मेरी ग्लू ETL जॉब है, एक ग्लू ETL जॉब जो मेरी है कनेक्ट कर रही है किससे, कैटलॉग से। तो ये जो कैटलॉग से और ग्लू ETL जॉब जो है इस कैटलॉग को रेफर करेगी और डेटा को फैच कर लेगी, राइट। तो कोई भी स्कीमा मैनेजमेंट के लिए ग्लू क्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जिससे हम स्कीमा को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी RDS से जो मेरा डेटा फैच हो रहा है ग्लू क्रॉलर के थ्रू, ग्लू डेटा कैटलॉग में आ रहा है, जो कि रेफर कर रही है मेरी ग्लू जॉब। ग्लू ETL जॉब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं इस रॉ बकेट को रेफर करूंगा। ये जो रॉ बकेट है जहाँ पे एक यूजर डायरेक्टली रॉ डेटा डाल रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट में मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से डेटा आता है, जैसे कि डेटाबेस हो सकता है या डायरेक्टली यूजर S3 में डाल रहा है या API हो सकती है। और क्रॉलर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डेटा को रीड कर सकता है पोस्टग्रेस से भी, वो डेटा को रीड कर सकता है S3 से भी, और वो डेटा को रीड कर सकता है यूजर API से भी। API जो REST API होती है उससे भी डेटा को रीड करके उसका स्कीमा क्रिएट कर देता है ग्लू डेटा कैटलॉग में। और जब हम ग्लू ETL जॉब लिखते हैं, ग्लू ETL जॉब मतलब पाइस्पार्क का कोड लिखते हैं ग्लू में, तो वो क्या करता है, इस इंस्टेड ऑफ पिकअप द डेटा फ्रॉम द RDS या बकेट, वो बकेट और RDS से डायरेक्टली फैच करने की जगह वो कहाँ से यूज फैच करता है, ग्लू डेटा कैटलॉग से। तो ग्लू डेटा कैटलॉग में सारा डेटा हमारा मेंटेन रहता है, स्कीमा मेंटेन रहता है, वहाँ से वो फैच करता है। और ग्लू डेटा कैटलॉग में हमेशा लेटेस्ट स्कीमा मैनेज रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉलर हमारा डेली रन करेगा। डेली टेबल में जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस उठा के डेटा कैटलॉग में डाल देगा, जो भी स्कीमा रिलेटेड चेंजेस होंगे। तो अब आपको पता लग गया कि जो ग्लू ETL है वो हमारा इधर एक तरीके से जॉब जो है वो इस रॉ डेटा को रीड करेगी
और ये जो ग्लू कैटलॉग में जो डेटा है आरडीएस का उसे रीड करेगी और उसे फिर पार्केट फॉर्मेट में इधर बकेट में डाल देगी। जो आपको ये वाला बकेट दिख रहा है, सेकंड बकेट जो इधर बनाया हुआ है, इसे 2 बोल देते हैं, इसे 1 बोल देते हैं, इसे 3 और इसे हम लोग 4 बकेट। तो नंबरिंग कर दिया मैंने बकेट की। तो फर्स्ट बकेट में तो यूजर ने डेटा डाल दिया, राइट। एंड जो सेकंड बकेट है, सेकंड बकेट में देखो क्या हो रहा है, डेटा पार्केट फॉर्मेट में आ रहा है। सेकंड बकेट में भी रॉ डेटा है। हमारी कहानी सेकंड बकेट से चालू होती है जिसे हम कहेंगे डेटा लेक, राइट। डेटा लेक क्या होता है अभी मैं आगे इसकी बात करूंगा। तो रॉ डेटा मेरा आ गया पार्केट फॉर्मेट में एंड किस बकेट में आ गया, सेकंड नंबर पे जो बकेट है। अब इसमें पार्केट फॉर्मेट में एक तो वो डेटा जो यूजर डायरेक्टली डाल रहा है बकेट के अंदर, मतलब बाय यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल समथिंग लाइक दैट, अब वो CSV और एक्सेल के फॉर्मेट में डालता है। आप क्या करोगे, ग्लू ETL के थ्रू उसे पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे रॉ डेटा को और सेकंड बकेट में स्टोर कर दोगे। इसी तरीके से ग्लू डेटा कैटलॉग जो के थ्रू जो ग्लू ETL रेफर करेगी ग्लू डेटा कैटलॉग, उसमें स्कीमा कौन सा, आरडीएस का। तो आरडीएस के डेटा को भी ये पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। जो टेबल से डेटा को उठाएगा उसे पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कहाँ डाल देगा, सेकंड नंबर के बकेट में। तो इस बकेट में मेरा डेटा आ जाएगा, किस फॉर्मेट में आ जाएगा, पार्केट फॉर्मेट में आ गया। तो इधर मेरा सारा का सारा एक जगह रॉ डेटा हो गया। अब दोस्तों जब हम रॉ डेटा इंसर्ट करते हैं, देखिए मैं इधर आर्किटेक्चर लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो जब रॉ डेटा इंसर्ट करते हैं हम पार्केट फॉर्मेट में, तो वी हैव द ऑप्शन कि हम पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशन एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप डेटा को इंसर्ट करते हो तो आप बकेट के अंदर फोल्डर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे फोल्डर का नाम आप दोगे कोई बिजनेस का नाम, जैसे सेल्स का डेटा है तो सेल्स का फोल्डर क्रिएट कर लो, उसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करो सब फोल्डर ईयर का, ईयर इक्वल टू 2014, एंड उसके अंदर आप एक सब फोल्डर और क्रिएट कर सकते हो मंथ का, राइट। तो ये जो सब फोल्डर क्रिएट करके फिर आप उस पर्टिकुलर फाइल को, जो उस पर्टिकुलर डेट की फाइल है, उस फोल्डर के अंदर डालो। तो उस जो सब फोल्डर क्रिएट करें ना दोस्तों बकेट के अंदर, दे आर वर्किंग लाइक ए पार्टीशन, वो पार्टीशन की तरह काम करेंगे। और जब आप टेबल क्रिएट करोगे अथीना पे, अथीना जो है टेबल को, अथीना में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि रॉ डेटा को रेफर करेगी। तो जब पार्टीशन रहते हैं तो टेबल पे हम जब क्वेरी करेंगे तो वो फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ईयर, मैं अपनी टेबल पे क्वेरी कर रहा हूँ पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द ईयर या मंथ, एक ईयर का डेटा देखता हूँ, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्टीशन, उस पर्टिकुलर फोल्डर है जो बकेट का, उसी को स्कैन करेगा, सारे के सारे फोल्डर को स्कैन नहीं करेगा। तो जब भी हम रॉ डेटा या ट्रांसफॉर्म डेटा बकेट में डालते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि पार्टीशन कर दे। पार्टीशन किस बेस पे करें, उस बेस पे करें जिसमें यूजर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेरी फायर करता है, क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। मान लो यूजर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्री आईडी में डेटा को सर्च करता है, राइट, या कंट्री आईडी पे डेटा को सर्च करने से आपका डेटा रिड्यूस हो जाता है, मतलब डेटा की लेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है। तो आप कंट्री आईडी कोई कॉलम है उस पर पार्टीशन कर देंगे, राइट। तो इसी तरीके से हर दिन का, हर महीने का, सपोज एक महीने में 10 मिलियंस रो है या 1 मिलियन रिकॉर्ड है, तो अगर आप मंथ में, ईयर और मंथ पे पार्टीशन कर दोगे तो जहां आपका डेटा 50 मिलियन है, 10 मिलियंस है, जब आप उसको फिल्टर मारोगे किसी पर्टिकुलर ईयर और मंथ का तो डेटा सेट रिड्यूस हो जाएगा। वो कितना डेटा देगा, ओनली 1 मिलियन। तो जिस फिल्टर से डेटा काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और जिस फिल्टर को हम सबसे ज़्यादा वेयर क्लॉज में यूज़ करते हैं, तो उसी फिल्टर के बेस पे आपको पार्टीशनिंग करनी है, मतलब सब फोल्डर का नाम देना है, राइट। तो हम रॉ डेटा जब क्रिएट करेंगे तो हम लोगों को चाहें तो उसके अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर एक पार्टीशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं अपने S3 लेवल पे। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने रॉ डेटा पार्केट फॉर्मेट में ले लिया जो सेकंड नंबर का बकेट है ना दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको डेटा की लेयर्स बताऊंगा दोस्तों। जो कई आपने बात सुना होगा कि ब्रॉन्जी, सिल्वर, गोल्ड, 3 टाइप का डेटा होता है। क्या अंतर होता है इन तीनों लेयर्स पे, जिसे हम ब्रॉन्जी कहते हैं। इट्स ए लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन मतलब जिसमें हमारा रॉ डेटा आया, तो डैट इज़ ए रॉ डेटा जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपने रॉ डेटा को पार्केट फॉर्मेट में स्टोर कर दिया, डैट इज ए ब्रॉन्जी, राइट, ब्रॉन्जी लेयर। उसके बाद लैंडिंग जोन भी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड आपका आ जाएगा
वो आ जाएगा कि आपको कुछ उसमें क्लीनिंग एक्टिविटी करनी है, मतलब कि डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यू है या कुछ डुप्लीकेसी है, कोई कॉलम का नेम चेंज करना है, कोई डेटा टाइप चेंज करना है। डेट टाइप ऑफ क्लीनिंग एक्टिविटी आपको कहाँ पे करनी है? सिल्वर लेयर, मतलब मैंने आपको बताया ब्रॉन्जी, सिल्वर एंड गोल्ड, 3 स्टेज से डेटा होके निकलता है। तो सिल्वर लेयर जो आप थर्ड टाइप का बकेट देख रहे हो, डेट इज ए सिल्वर। तो वो थर्ड टाइप के बकेट में डेटा कैसे आएगा? जो ग्लू ईटीएल है, ग्लू ईटीएल फिर से चलेगी, वो मेरे रॉ डेटा से डेटा को उठाएगी, पार्केट फॉर्मेट में डेटा है, और क्लीन करे के डेटा को कहाँ पे डाल देगी? थर्ड नंबर का जो बकेट है जहाँ पे क्लीन डेटा लिखा हुआ है, इसके अंदर डाल देगी। तो इसके अंदर मेरा क्या रहेगा? क्लीन डेटा, मतलब जो रॉ डेटा में से मुझे जो अनवांटेड चीज़ें थी वो मैंने रिमूव कर दी और मैंने उसे क्लीन डेटा बना के थर्ड नंबर के बकेट में डाल दिया। और ये क्लीनिंग एक्टिविटी जो मैंने करी है उसके लिए मैंने लिखी है ग्लू ईटीएल। तो ग्लू ईटीएल मैंने फिर से लिखी, राइट। अब आप देखो मैंने 2 बार 2 जॉब लिखी। फर्स्ट जॉब जो लिखी थी वो क्या कर रही थी? जो मेरा बकेट का डेटा और आरडीएस का डेटा है वो रॉ बकेट जो था उसमें डाल लेती, राइट। जो सेकंड नंबर का बकेट है रॉ बकेट इन पार्केट फॉर्मेट, और जो थर्ड नंबर का बकेट है वो है मेरा क्लीनिंग बकेट कह सकते हो, या क्लीनिंग डेटा, जिसे मैं सिल्वर स्टेज कह रहा हूँ या सिल्वर लेयर कह रहा हूँ, राइट। तो उसके अंदर डालेगी। तो लैंडिंग बकेट से जो डेटा आ गया प्रोसेसिंग बकेट में आ गया। प्रोसेसिंग बकेट बोले तो क्लीनिंग डेटा, या आप कह सकते हो सिल्वर लेयर पे डेटा आ गया जहाँ पे डेटा मेरा क्लीन है, राइट। उसके बाद जो चौथे नंबर का बकेट है जो फाइनल है वो है ट्रांसफॉर्म डेटा, मतलब आप अपने डेटा को एग्रीगेट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। अब इधर क्या होगा? इधर ग्रुप बाय चलता है, आप फैक्ट और डायमेंशन टेबल क्रिएट करते हो, उसके बेस पे आप डेटा को मतलब एग्रीगेट करते हो। एग्रीगेटिंग मतलब ग्रुप बाय, जैसे कि आपसे आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की कि आप मेरे को सेलर का रेवेन्यू बताओ मंथली, मतलब हर सेलर का या हर प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू बताओ। तो प्रोडक्ट आईडी और आप सम कर दोगे रेवेन्यू का ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, तो डेटा एग्रीगेट हो गया, राइट। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू निकल गया। या आपसे ये बोल दिया जाए कि प्रोडक्ट का मंथली वाइज रेवेन्यू बताओ, तो प्रोडक्ट और मंथ के बेस पे आप ग्रुप कर दोगे, रेवेन्यू कॉलम को सम कर दोगे और ग्रुप बाय लगा दोगे। डेट इज एग्रीगेट डेटा। और वो डिपेंड क्या करता है? बिजनेस की रिक्वायरमेंट की, कि उसे कैसी रिपोर्ट चाहिए, उसे कैसा डेटा चाहिए। तो जो भी हम फैक्ट और डायमेंशन की बात करते हैं, तो फैक्ट में हमारा एग्रीगेटेड डेटा होता है, राइट। तो उसके लिए फिर से ग्लू ईटीएल लिखी जाएगी जो कि क्लीन डेटा को उठाएगी, जो कि थर्ड नंबर के बकेट पे है, और क्लीन डेटा को उठा के कहाँ पे डाल देगी? फोर्थ नंबर के बकेट में, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो अब आप देखो मेरा जो सेकंड नंबर का बकेट है वहाँ पे रॉ डेटा है, थर्ड नंबर के बकेट में क्लीन डेटा है। क्लीन डेटा मतलब जो रॉ डेटा आया उसमें से मैंने क्लीनिंग एक्टिविटी करी, जहाँ पे मैंने कॉलम के नेम हुआ, डेटा टाइप हुआ, डुप्लीकेट्स कुछ रिकॉर्ड्स हुए, या उसमें मिसिंग वैल्यू हुई, वो सारी एक्टिविटी मैंने क्लीन डेटा पे कर दी। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा में मैंने एग्रीगेशन करा, 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करा, ग्रुप बाय करा, और जो डेटा मेरे बिजनेस को चाहिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड फोर्थ नंबर के बकेट में डाल दिया। डेट इज ए ट्रांसफॉर्म डेटा। तो 3 लेयर्स जिसे से हमारा डेटा 3 लेयर्स से हमारा डेटा होके गुजरेगा। फर्स्ट लेयर मैंने जैसा बताया कि ब्रॉन्जी लेयर, जहाँ पे हमारा रॉ डेटा आया। सेकंड लेयर मैंने बताया क्लीनिंग डेटा, जो कि हमारी सिल्वर लेयर है। एंड फोर्थ है हमारा गोल्ड लेयर, गोल्ड डेटा, जिसे हम ट्रांसफॉर्म डेटा कहते हैं, राइट। जब ट्रांसफॉर्म डेटा आ जाएगा फिर उस ट्रांसफॉर्म डेटा को हम रेडशिफ्ट पे लोड करेंगे, राइट। उस ट्रांसफॉर्म डेटा को हम रेडशिफ्ट में लोड करेंगे। और जब रेडशिफ्ट में लोड करेंगे ना दोस्तों, तो उसके लिए फिर से आप चाहो तो ग्लू जॉब भी लिख सकते हो, राइट। इधर मैंने ग्लू जॉब फर्दर नहीं लिखी, फोर्थ बकेट से आप देख रहे हो कि रेड शिफ्ट में जा रहे हैं, तो या तो आप ग्लू जॉब लिख दो, या वरना आप कॉपी कमांड सीधा रेड शिफ्ट में चला दो। कॉपी कमांड क्या करता है? बकेट से डेटा उठाता है और रेड शिफ्ट के टेबल में डाल देता है। तो देर इज अ मल्टीपल वे। एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा आ गया तो इस ट्रांसफॉर्म डेटा को रेड शिफ्ट पे ले जाने के लिए आप ईटीएल लिख सकते हो, एक और ईटीएल स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और नहीं तो आप रेड शिफ्ट के अंदर जाके कॉपी कमांड भी चला सकते हो। तो देयर इज अ मल्टीपल वे, राइट। तो इधर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ईटीएल जो ईटीएल जॉब लिखी है जो कि ट्रांसफॉर्म डेटा को स्टोर कर रही है, सेम ईटीएल जॉब से भी हम रेड शिफ्ट में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, या इसके लिए एक अलग ईटीएल जॉब लिख सकते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डेटा किन फेज से होके निकलता है।
अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि हम जो डेटा बकेट में डेटा डालेंगे उसे पार्टीशनिंग जरूर करेंगे दोस्तों। पार्टीशन करने से कॉस्ट में भी इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट हमारी सेव होती है। क्यों सेव होती है? कि जब हम क्वेरी मारते हैं ना डेटा में, जो बकेट में डेटा स्टोर है उस पर क्वेरी मारते हैं, तो हमारे पूरे के पूरे फोल्डर स्कैन होंगे, तो डेट इज ए कॉस्टली प्रोसेस। S3 बकेट के डेटा को स्कैन करने की भी कॉस्ट देनी होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है S3 बकेट की हम डेटा को क्वेरी करेंगे तो कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है। तो जितने कम फोल्डर हम स्कैन मारेंगे उतना हमारी कॉस्ट सेव होगी। तो उसके लिए हमें बकेट लेवल पे पार्टीशनिंग करनी चाहिए। चाहे रॉ डेटा में कर सकते तो रॉ में भी करो, क्लीन डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा में तो करनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट और है दोस्तों कि ये जो रॉ डेटा, क्लीन डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा, इसी को हम डेटा लेक बोलते हैं। डेटा लेक का मतलब क्या है? कि आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ, सोर्स ऑफ ट्रूथ जहाँ पे आपको कभी भी एक जगह आपने बकेट में सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, एंड वहाँ से आपके डेटा साइंटिस्ट हैं सपोज, सही है, जिन्हें रॉ डेटा चाहिए, तो वो सेकंड नंबर के बकेट या थर्ड नंबर के बकेट में भी जा सकते हैं ना। और हो सकता है उन्हें ट्रांसफॉर्म डेटा चाहिए हो तो वो फोर्थ नंबर के बकेट में भी जा सकते हैं। तो डेटा लेक इसी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जहाँ पे आप अपने डेटा को मैनेज करके रखते हो, एंड यू आर यूजिंग दैट डेटा फॉर योर बिजनेस पर्पज, फॉर योर मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट कैन यूज, डेटा एनालिस्ट कैन यूज योर डेटा, राइट। तो डेट इज ए डेटा। अब इस सारे डेटा को हम लोग जो है क्रॉलर के थ्रू, आप इधर देख रहे हो एक क्रॉलर बना रखा है मैंने, इस क्रॉलर के थ्रू हम लोग इस डेटा को कहाँ लेके जा रहे हैं? फिर से एक ग्लू कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं। नीचे फिर से एक डेटा कैटलॉग हमने इधर क्रिएट कर लिया है, और इस डेटा कैटलॉग से हम कहाँ लेके जा रहे हैं? अमेजॉन अथीना के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ग्लू कैटलॉग होता है वो टेबल क्रिएट कर देता है, और वो टेबल हमें अथीना में दिखने लगती है। बट वही टेबल दिखेंगी जो कि S3 से एक्सेस हो रही है, मतलब जिनका सोर्स S3 है, राइट। तो ग्लू क्रॉलर से हम इन तीनों जो ट्रांसफॉर्म डेटा, रॉ डेटा, क्लीन डेटा है, तो उससे मैं फिर से, आप देख रहे हो कि इधर मैंने एक क्रॉलर चलाया है ना, और इस क्रॉलर से मेरा जो है चेंजेस आए नीचे किसमें? डेटा कैटलॉग में, और ये डेटा कैटलॉग में सारे स्कीमा और टेबल क्रिएट हो गई। तो जितनी भी मेरी फाइल्स हैं जो कि रॉ बकेट, क्लीन बकेट और ट्रांसफॉर्म बकेट में पड़ी हुई है, या आप कह लो कि इन तीनों स्टेजेस में पड़ी हुई है, वो मुझे अथीना में टेबल्स दिखने लगेंगी। मतलब फाइल्स के ऊपर टेबल क्रिएट हो जाएंगे, और उन टेबल्स के थ्रू मैं जो इन बकेट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उन्हें क्वेरी कर सकता हूँ, राइट। तो अब आपको इतना प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन मैं लेता हूं कि अथीना क्यों यूज करा इधर। तो दोस्तों अथीना जो है चीप सोर्स, चीप होता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। तो अथीना से जब हम क्वेरी करेंगे ना डेटा को, तो एज़ कम्पेयर टू हम चाहें तो रेड शिफ्ट से भी क्वेरी कर सकते हैं, राइट। रेड शिफ्ट से भी क्वेरी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म बकेट में। ट्रांसफॉर्म बकेट का डेटा तो रेड शिफ्ट में है ही, है ना। तो बट हम लोगों को जब रॉ डेटा चेक करना है कि मान लो ट्रांसफॉर्म डेटा गया रेड शिफ्ट के अंदर, और हमने चेक करा उसमें कुछ गलती है या कुछ कोई प्रोडक्ट आईडी मिसिंग है, तो हमें उसे बैक ट्रेस करना होगा। बैक ट्रेस कैसे करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आईडी क्यों मिसिंग है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा इंजीनियर है वो जाएगा वापस चेक करेगा क्लीन डेटा बकेट में, फिर देखेगा क्लीन डेटा बकेट में तो आ रही है, फिर क्लीन डेटा बकेट में भी नहीं आ रही वो प्रोडक्ट आईडी, तो फिर जाके वो रॉ डेटा में देखेगा कि क्या रॉ डेटा में वो प्रोडक्ट आईडी आ रही है या नहीं आ रही। तो वो सब चीज़ें जो चेकिंग होती है, जो एडॉक एनालिसिस होती है, राइट, वो हम लोग अथीना के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसमें परफॉर्मेंस हाई चाहिए, वो आप जस्ट अपनी वैलिडेशन और टेस्टिंग कर रहे हो, तो अमेजॉन अथीना वहाँ पे आपको हेल्प करता है, एंड आप वहाँ पे क्वेरी को चेक कर सकते हो, वैलिडेशन लगा सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि एक पाइपलाइन कैसे चलती है, किस किन स्टेजेस से होके निकलती है, और जब वो फाइनली डेटा, मेरा जो ट्रांसफॉर्म डेटा है वो रेड शिफ्ट में आ जाता है, तो उसके बाद जो है रेड शिफ्ट में आने के बाद हम उस डेटा को देख सकते हैं, एंड इवन रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं जैसे क्लिक है, टैबलू है, से पावर भी है, वो रेड शिफ्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो रेड शिफ्ट से कनेक्ट हो जाते हैं तो रेड शिफ्ट में जो भी टेबल्स होती हैं वो क्लिक के डेवलपर्स देख सकते हैं, राइट। अब इधर दोस्तों कॉस्ट की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली दोस्तों एक तो रेड शिफ्ट आपका होता है, क्योंकि रेड शिफ्ट आपका
क्लस्टर बेस्ड सर्विस है, जहाँ पे भी क्लस्टर इन्वॉल्व हो जाता है ना, जैसे रेड शिफ्ट हो गया, EMR हो गया, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक प्रोडक्शन की बात करो तो $10,000 तक महीने की कॉस्ट आ जाती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की, राइट। और वो भी तब है जब मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। और अगर हम बात करें क्लिक की, तो दोस्तों जो रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं ना, इनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो क्लिक में क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है पर यूजर होती है, मतलब जैसे जितने यूजर के अकाउंट खुलेंगे, जैसे 1 यूजर है, एक यूजर के ऑलमोस्ट $30 कॉस्ट, 30 से $40 $50 तक कॉस्ट जाती है। अब जितने नंबर ऑफ यूजर है, सपोज 100 यूजर हैं जिन्हें क्लिक का लाइसेंस दिया हुआ है, तो कॉस्ट यूजर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो इधर ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लिक पे जो डेटा जाता है वो बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट, जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, वही डेटा हम क्लिक पे दिखाते हैं। अननेसेसरी का डेटा क्लिक पे नहीं दिखाते, क्योंकि इन सब टूल्स की कॉस्ट होती है। और इसमें जो यूजर को एक्सेस भी मिलता है, वो भी जो क्रिटिकल यूजर हैं जिन्हें मतलब रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को एक्सेस मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पूरा फ्लो कैसे चल रहा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं एंड जो हमारा पूरी की पूरी पाइपलाइन है, मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से पूरा की पाइपलाइन चलती है। एंड इस पूरी पाइपलाइन को दोस्तों हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए जो ऑर्केस्ट्रेट करने का जो तरीका है, AWS में स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट एयर फ्लो दिया हुआ है। एंड आप जॉब जो होती है उन्हें शेड्यूल इवेंट ब्रिज के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। तो तीनों के अपने इंपॉर्टेंस है। जो मार्केट में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा स्टेप फंक्शंस एंड एयर फ्लो यूज़ होता है, जिसमें आप चेनिंग कर सकते हैं, सिक्वेंसिंग कर सकते हो कि एक जॉब के बाद दूसरी जॉब चले, दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब चले। तो पूरी सिक्वेंसिंग चलती है कि पहले रॉ डेटा की जॉब चले जो कि रॉ डेटा लेके आ रही है, फिर जो ग्लू जॉब चले, ETL जॉब, वो क्लीन डेटा वाली चले जो डेटा को क्लीन करती है, उसके बाद जो ग्लू जॉब चले वो ट्रांसफॉर्म डेटा वाली चले। तो ये जॉब डेली चलती हैं। एंड इधर जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और आता है इंक्रीमेंटल डेटा एंड फुली लोड। तो इसमें डिफरेंस समझना जरूरी है कि इंक्रीमेंटल जो डेटा रहता है वो बेसिकली आपका डेली अपलोड होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मैंने आपको सारी लेयर्स बता दी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि S3 बकेट में जो डेटा डालते हैं उसकी एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है कि S3 बकेट में भी कई तरीके के टाइप होते हैं स्टोरेज क्लास के, फ्रिक्वेंट एक्सेस, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, एंड उसके बाद ग्लेशियर होता है। तो जो जो स्टोरेज टाइप का बकेट होता है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। जो ग्लेशियर होता है उसमें हम लोग बैकअप डेटा या ओल्ड डेटा या आप कह लो हिस्ट्री डेटा को ग्लेशियर बकेट में डालते हैं, जो ग्लेशियर स्टोरेज टाइप का बकेट होता है। या हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी लगाते हैं बकेट में कि अगर बकेट में 30 दिन तक डेटा पड़ा हुआ है, वो फ्रिक्वेंट एक्सेसिबल डेटा है, तो उसका स्टोरेज टाइप होगा फ्रिक्वेंट एक्सेस। इनफ्रिक्वेंट डेटा एक्सेस है, मतलब वो डेटा कभी कभी यूज़ में आता है, कभी कभी एक्सेस होता है, तो उसका स्टोरेज टाइप 30 डेज के बाद या 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हो जाएगा, इनफ्रिक्वेंट स्टोरेज टाइप हो जाएगा। उसके बाद अगर वो डेटा जो है 180 डे से यूज़ में नहीं आ रहा है तो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी लगाते हैं बकेट की स्टोरेज टाइप पे कि डेटा का यूज़ कितना है। तो जितना भी हिस्ट्री डेटा होता है, जितना भी हमारा कह लो कि डेटा ओल्ड होता जाता है, वो ग्लेशियर स्टोरेज टाइप में मूव हो जाता है, जिससे हमारी कॉस्ट जो है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री डेटा कम यूज़ में आता है। जो लेटेस्ट होता है जैसे 30 डेज़ का या 90 डेज़ का जो डेटा है जो ज़्यादातर यूज़ में आ रहा है, उसे हम लोग फ्रिक्वेंट में रखते हैं, फ्रिक्वेंट या इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में। उसी के अकॉर्डिंग स्टोरेज टाइप की कॉस्ट होती है। तो ये बकेट में लगते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़। अब प्रोजेक्ट आपको कैसे एक्सप्लेन करना है दोस्तों। तो जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा कि आई वर्कड ऑन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ स्केलेबल डेटा पाइपलाइन टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूजिंग AWS Glue, S3, Redshift एंड PySpark।
तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट में कि आपने डिजाइनिंग करी है, डेटा पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट किया है और जौन जौन सी सर्विस यूज़ करी है वो आपको बताना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको सेकंड लाइन की स्टेटमेंट जो देनी है वो आपको देनी है कि वी हैव द रॉ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक ट्रांजेक्शनल डेटाबेस, एपीआई, लॉग्स stored in S3, but querying the data was slow. So we need a scalable pipeline. So we clean, transform, and load the data into Redshift for analytics. तो सेकंड लाइन में आपको ये बताना होगा कि हमारे पास रॉ डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, किन किन सोर्स से आता है, एंड हम उस डेटा को रेडशिफ्ट तक ले जाते हैं ताकि हमारा जो है डेटा क्लीन होके ट्रांसफॉर्म होके रेडशिफ्ट तक पहुंचे और उस डेटा को हम एनालिटिक्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और जो रॉ डेटा होता है उसे हमारी डेटा जो हमने डेटा लेक बना रखा है, रॉ डेटा, क्लीन डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा का, उस डेटा लेक को हमारे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग की टीम भी यूज़ कर सकती है या डेटा एनालिटिक्स भी यूज़ कर सकती है, राइट। एंड वी आर वैलिडेटिंग दिस डेटा यूजिंग अथीना। हम लोग अथीना यूज़ करते हैं एंड वी वैलिडेट दिस डेटा। तो इस टाइप से आपको प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन उठता है कि भाई आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कोई टेक्निकल चैलेंजेस आपने फेस किया, तो आप कह सकते हो वी फेस द परफॉर्मेंस इशू इन द रेडशिफ्ट ड्यू टू इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कीज। तो रेडशिफ्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती, रेडशिफ्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की होता है। मतलब जिस कॉलम के बेस पे आप अपने टेबल के डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उस कॉलम को आप पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बना देते हो। तो इट यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द सेलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन की रिड्यूसिंग क्वेरी टाइम बाय 60%। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूशन की सेलेक्ट करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बनाते हो अपने टेबल पे, तो इट रिड्यूस द क्वेरी टाइम बाय 60%। तो क्वेरी जो टाइम होता है वो रिड्यूस कर देती है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है आपकी क्वेरी की। तो आप ये चीज़ भी प्रोजेक्ट में बोल सकते हो कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड द डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यू टू परफॉर्मेंस इशू, राइट। अब इसके बाद दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आपने जैसे पाइपलाइन इम्प्लीमेंट करी, ऑटोमेटेड करी, तो इसके क्या बेनिफिट है। तो यू कैन से लाइक आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस पाइपलाइन द कंप्लीट रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग टाइम बाय 40% एंड एनालिस्ट कुड गेट इनसाइट 3 times फास्टर इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग। तो आप उन्हें कह सकते हो कि जो हमने पाइपलाइन बनाई है उसकी हेल्प से जो एनालिस्ट है, जो बीआई यूजर है, जो एंड यूजर है, वो जो है आउटपुट ले पा रहे हैं, 3 times फास्टर आउटपुट ले पा रहे हैं। और जो डेटा प्रोसेस होता था, जो पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म होता था, उसमें भी रिड्यूस हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपकी कॉस्ट सेविंग हुई है। एंड कॉस्ट सेविंग के लिए भी आपने क्या यूज़ करा, पार्केट फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया। जब पार्केट फॉर्मेट में S3 में डेटा रिड्यूस करो और आपके क्या नाम है बकेट में पार्टीशनिंग करो तो उससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो you just say कि we use the partitioning in the bucket and also use the Parquet format, that is a compressed format, columnar storage format. So it reduce the cost of the your pipeline, right? तो आप लोग इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सारी सर्विसेज के नाम बताने हैं, बकेट में आपको बताना है कि आपने पार्केट यूज़ करा, एंड आपको ये बताना है कि आप रेड शिफ्ट तक ले जा रहे हो डेटा को। एंड पार्केट फॉर्मेट के साथ साथ आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन की भी इम्प्लीमेंट करी रेड शिफ्ट में, जिससे रेड शिफ्ट की परफॉर्मेंस बढ़ाई। एंड ये जो आपने पूरा प्रोसेस है ऑटोमेटेड करा। ऑटोमेटेड किसके थ्रू करा, एयर फ्लो बता सकते हैं, स्टेप फंक्शन, जिसमें जो भी टूल आपको आता हो तो वो आप बता सकते हैं। तो दिस इज वे टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, राइट। तो आपको प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से बताना है, राइट। अब इसमें आप थोड़ा सा लेयर्स के बारे में बता सकते हैं कि वी मेंटेन द 3 लेयर्स लाइक गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्जी लेयर्स। एंड आप हर एक लेयर्स के बारे में बता सकते हैं कि जो आपका रॉ डेटा जो है वो ब्रॉन्जी लेयर में है, क्लीन डेटा आपका सिल्वर लेयर पे है, एंड ट्रांसफॉर्म डेटा आपका गोल्ड काइंड ऑफ डेटा हो गया, राइट।
एंड इसके बाद दोस्तों आपको कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए अपने रेडशिफ्ट की। जो हम प्रोडक्शन में रेडशिफ्ट क्लस्टर यूज़ करते हैं उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, और यूएटी में जो क्लस्टर यूज़ करते हैं उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप जैसे कह सकते हैं कि यूएटी में हम 2 नोड का क्लस्टर यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन में आप 4 या 5 नोड का रेडशिफ्ट क्लस्टर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ग्लू ईटीएल में भी कितने नंबर ऑफ वर्किंग नोड यूज़ करते हो, G.1x कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हो, G2x होता है इसमें, डीपीयू एक्चुअली इसमें काम करते हैं ग्लू में। तो आपको ग्लू की कॉन्फ़िगरेशन क्या बतानी है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। और S3 की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ग्लू क्रॉलर का क्या यूज़ हो रहा है, तो ग्लू क्रॉलर का आपको पता होना चाहिए। एट अपार्ट फ्रॉम डेट आपको पाइस्पार्क के भी बारे में क्वेश्चंस पता होने चाहिए, लाइक ब्रॉडकास्ट जॉइन एंड पाइस्पार्क में कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, रीपार्टीशनिंग कब यूज़ करते हैं, डेटा स्क्यू क्या होता है। तो ये सब पाइस्पार्क के क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रोजेक्ट में पूछे जा सकते हैं, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। एंड आगे चलते हैं, आगे हम इस प्रोजेक्ट में मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग पार्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं, सो डैट कि आपको और क्लियर हो। एंड दोस्तों एक चीज़ और है, फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड में आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है। तो इंक्रीमेंटल लोड का मतलब होता है कि जो डेली न्यू चेंजेस आए डेटाबेस में उस डेटा को ले जाना। फुली लोड का मतलब ये होता है कि जब आपका डेटा वेयरहाउस या डेटा पाइपलाइन फर्स्ट टाइम सेटअप होती है, जब ये फुल लोड आपकी वन टाइम एक्टिविटी होती है, उसमें क्या करते हैं हम, जितना सारा डेटा है अमेजॉन आरडीएस में, तो उस सारे डेटा को, मतलब जितना भी पुराना डेटा है आज करंट डेट तक का, जिस डेट में हमारी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई है, वो सारा डेटा एक बार में उठा के अपने बकेट में और रेडशिफ्ट तक ले जाना। उसके बाद जो डेली डेटा आता रहेगा, तो हमारी पाइपलाइन जब बन चुकी है तो उसके आगे का डेटा डेली पाइपलाइन चलेगी और इंक्रीमेंटल मोड में डेली डेटा उठेगा अमेजॉन आरडीएस से, या बकेट में कोई यूजर डाल रहा है डेली डेटा, वो डेटा उठेगा और रेडशिफ्ट तक जाएगा। तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आगे की जो स्लाइड्स है उसमें आपको जितना मैंने अभी तक बताया उसी के बारे में आप थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे, एंड इसे करने के बाद मेक श्योर कि आप एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो डेटा लेक स्टोरेज लेयर, जैसा कि आपको दिख रहा है, लैंडिंग जोन, प्रोसेसिंग जोन, एनालिटिक जोन, इनके अल्टरनेटिव नेम आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉन्जी लेयर, सिल्वर लेयर, गोल्ड लेयर। तो ये S3 बकेट में होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ब्रॉन्जी लेयर का पर्पस, स्टोर्ड रॉ डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सिल्वर लेयर का पर्पस, स्टोर्ड क्लीन, ट्रांसफॉर्म्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड इनकंसिस्टेंसी। Third one is stored, aggregated, curated, and analytics ready data for reporting BI and ML model. So we have the 3 layer. तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका तीनों लेयर, तो हम आगे चलते हैं। नाउ यू कैन सी हेयर कि आपको बकेट किस तरीके से लेने हैं। तो आई जस्ट गिव यू सम रेफरेंस। आप एक इसे रेफरेंस मान सकते हैं कि जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही काम करे, बट यू शुड हैव सम लिटिल नॉलेज कि किस तरीके से काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा सोर्स है सबसे ऊपर है S3 PostgreSQL, जो मेरा डेटा सोर्स है, और ये मेरी ब्रॉन्जी लेयर है जहाँ पे रॉ डेटा आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि सेल्स का फोल्डर है, कस्टमर का फोल्डर है, एंड यू कैन क्रिएट पार्टीशन आल्सो इनसाइड डैट। सही है, अभी मैंने कहीं पे भी पार्टीशनिंग नहीं करी है, इनके अंदर सब फोल्डर नहीं बनाया, लाइक ईयर इक्वल टू 2014, मंथ इक्वल टू दिस, डे इक्वल टू दिस। सही है, वो सब चीज़ें मैंने इधर नहीं करी है। सिल्वर लेयर आप देख सकते हो, सेल्स एंड कस्टमर सेम मैंने फोल्डर बना दिए, एंड ये जो है मेरा बकेट है इसके अंदर एक फोल्डर है सिल्वर का, और बकेट का नेम इधर सेम है। आप चाहो तो बकेट का नेम भी अलग यूज़ कर सकते हो, मतलब ब्रॉन्जी लेयर के लिए अलग बकेट यूज़ कर सकते हो, सिल्वर लेयर के लिए अलग बकेट और गोल्ड लेयर के अलग बकेट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपको लैंडिंग डेटा जो है एक बकेट में करना है, प्रोसेसिंग डेटा दूसरे बकेट में करना है, या आप उन सब के अलग अलग फोल्डर बना सकते हो विद इन ए सेम बकेट। तो इधर आप देख सकते हो ब्रॉन्जी है, सिल्वर है, गोल्ड नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, एंड इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाया। नेक्स्ट, अब
जैसा कि मैंने कहा था, आप चाहो तो पार्टीशनिंग भी कर सकते हो। जैसे ब्रॉन्जी सेल्स है, इसके अंदर आप ईयर का एक फोल्डर बना दो, सब फोल्डर, मंथ का बना दो, डे का बना दो, एंड उसके अंदर आप फाइल को स्टोर करवा सकते हो। तो ये जो फोल्डर का सब फोल्डर बनाए हैं, डेट इज वर्क ऐसे पार्टीशनिंग। जब हम अथीना में टेबल क्रिएट करते हैं या रेड शिफ्ट में टेबल क्रिएट करते हैं, तो हम इस पार्टीशन को रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अब बात करेंगे ईटीएल पाइपलाइन की। ईटीएल पाइपलाइन में हमने क्रॉलर का यूज़ करा। जॉब होती है हमारी जो कि फुली लोड वाली जॉब होती है, जो वन टाइम चलती है, और इंक्रीमेंटल जो कि डेली चलती है, राइट। एंड वेयर हाउस में जो हमारे टूल्स टेबल्स होती है वो स्टेजिंग टेबल्स होती है, और हम एक टेबल और बना सकते हैं, कोर टेबल। तो स्टेजिंग टेबल एक हमने टेम्परेरी टेबल के नाम से लेते हैं। डेटा वेयर हाउस पे दो टाइप की टेबल बनती है रेड शिफ्ट में, और ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मैं एक आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो जैसा कि मैंने 3 टाइप की लेयर बताई थी S3 में, है ना, उसी तरीके से रेड शिफ्ट में भी 2 तरीके से टेबल बनती है, एक टेम्परेरी टेबल और एक होती है आपकी फाइनल टेबल। दोनों का टेबल का स्ट्रक्चर सेम होता है। जो टेम्परेरी टेबल की दोस्तों ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि जो फाइनल टेबल होता है ना, उसमें हमारा सारा डेटा होता है। सारा मतलब कि सारा अपडेटेड डेटा, मतलब कोई रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो वो अपडेट हो जाए, कोई इंसर्ट हो रहा है तो वो इंसर्ट हो जाए। तो फाइनल डेटा टेबल हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेरी टेबल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम अपडेट और इंसर्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब कि कोई डेटा नया आया, इंक्रीमेंटली लोड हुआ, वो पहले टेम्परेरी टेबल में जाएगा, और जो फाइनल टेबल में या कोर टेबल में डेटा पहले से पड़ा हुआ, उन दोनों का कंपैरिजन होगा। मतलब जो अपडेट चलेगी वो चेक करेगी कि भैया कोई प्राइमरी की के बेस में क्या फाइनल टेबल में डेटा पहले से है। अगर है तो टेम्परेरी टेबल और फाइनल टेबल का आपस में अपडेट चलेगा, जो कि जॉइन लगा के चलेगा, और अगर रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो वो अपडेट कर देगा, नहीं तो फाइनल टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो वो जो अपडेट और इंसर्ट हमें एक साथ चलानी है, उसके लिए कंडीशन लगानी होती है, उसके लिए 2 टेबल्स का आपस में ज्वाइन करना होता है। तो इसलिए हम जब डेटा सबसे पहले लोड करेंगे, वो टेम्परेरी टेबल में जाएगा, उसके बाद वो डेटा फाइनल टेबल में चला जाएगा। जब वो फाइनल में चला जाएगा तो हम टेम्परेरी टेबल से डेटा को डिलीट कर देंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएगा फिर से टेम्परेरी टेबल में जाएगा, और फाइनल टेबल में जाने से पहले डेटा का कंपैरिजन होगा, क्या वो रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कोर टेबल में पहुंच चुके हैं, वो रिकॉर्ड क्या टेम्परेरी में दोबारा से आए हैं। अगर आए हैं तो प्राइमरी की के बेस पे वो अपडेट कर देगा किसे, फाइनल टेबल को, कोर टेबल को। तो दोनों के कंपैरिजन के लिए अपडेट इंसर्ट, या आप कह सकते हो मर्ज के कॉन्सेप्ट, मर्ज स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी, उसे लगाने के लिए, या आप कह सकते हो SCD, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, मतलब कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है और इंसर्ट होने के बाद हो सकता है कि वो रिकॉर्ड अपडेट भी हो, है ना, क्योंकि कुछ अगर डेटाबेस में अपडेट हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें रेड शिफ्ट में भी अपडेट चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 2 टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन जो करते हैं वो दोस्तों कोड पाइपलाइन की सर्विस होती है, AWS देता है। उस कोड पाइपलाइन में हम एक build.yml की फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर हम पाइथन का वर्जन, पाइथन कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सी .py फाइल, पाइथन की फाइल या पाइस्पार्क की कोड की फाइल हमें रन करनी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम बिल्ड फाइल में देते हैं। उसके बाद उसी कोड पाइपलाइन में टेम्पलेट यूज़ करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन या टेंसर फ्लो का टेम्पलेट, जिसके अंदर जो भी हमें जॉब क्रिएट करने ग्लू के अंदर वो सब डाल देते हैं। तो वो सारी जॉब हमारे लोकल से AWS के एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाती है जब हम गिट पे कमिट मारते हैं, राइट। तो कोड पाइपलाइन एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, बट मैंने आपको इस प्रोजेक्ट में बताया है कि CI/CD यूज़ होता है कोड इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए, कि हम गिट में कोई भी चेंजेस डालें अब वो हमारी ग्लू जॉब जो है AWS के कंसोल में जाके क्रिएट हो जाए, ये हमें दिख जाए, है ना। तो हम कोड पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए हमारे लॉग्स बनते हैं, जो कि क्लाउड वॉच के अंदर बनते हैं। क्लाउड वॉच भी AWS की सर्विस है। जब भी हम ग्लू जॉब रन करते हैं तो क्लाउड वॉच में लॉग बन जाते हैं और हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर इवेंट ब्रिज होता है, यह क्लाउड वॉच इवेंट होता है जिससे हम जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। और जॉब को शेड्यूल करने का मैंने और भी तरीके बताए हैं। इवेंट ब्रिज है, और अगर आपकी इवेंट बेस्ड जॉब है, मतलब कि आप चाहते हो कि जैसी S3 बकेट में फाइल आए,
जॉब मेरी ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो आप लैम्डा लिख सकते हो। लैम्डा के अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्लू की जॉब को कॉल कर सकते हो और लैम्डा की जॉब ट्रिगर हो जाएगी जैसी फाइल आएगी। मान लो क्लीनिंग बकेट में जैसी फाइल आई या ट्रांसफॉर्म बकेट में जैसी फाइल आए, आप चाहते हो कि कोई जॉब रन हो जाए, तो वो आप लैम्डा के थ्रू कर सकते हो, राइट। लैम्डा के अंदर आप और भी सारी सर्विसेज को कॉल कर सकते हो यूजिंग बोटो 3 लाइब्रेरी। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ। अब बात करेंगे ब्रॉन्जी लेयर। जब S3 रॉ डेटा को हम पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ब्रॉन्जी लेयर पे हमारा रॉ डेटा होता है, तो कुछ जॉब का आपका इस तरीके से बनेगी। देख रहे हो आप कि इधर मैंने ग्लू कॉन्टेस्ट क्रिएट डायनेमिक फ्रेम फ्रॉम कैटलॉग, इधर मैं कैटलॉग यूज़ कर रहा हूँ, है ना। कैटलॉग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो मेरा रॉ डेटा कहाँ पड़ा, अमेजॉन RDS में पड़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेव डेटा में पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था ना, क्रॉलर रन होगा, जो क्रॉलर मेरा पोस्ट ग्रेव डेटाबेस से डेटा उठा के कहाँ पे डालेगा, बकेट में, इन द फॉर्म ऑफ पार्क्वेट। तो इस जॉब में मैं वही कर रहा हूँ कि मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। एक्चुअली जो ग्लू ETL लिखी जाती है वो क्या करते, कैटेलॉग को कॉल कर लेते। कैटेलॉग के अंदर क्या स्कीमा है, किसका स्कीमा, RDS का स्कीमा। तो उस स्कीमा को, उस टेबल को कॉल कर लेती है। तो क्या मैंने क्या करा, कैटलॉग से कनेक्शन बनाया, टेबल डेटाबेस को कॉल किया, जो कि मेरी अमेजॉन RDS का डेटाबेस है, उसे कॉल किया, टेबल का नाम लिखा, और मेरा जो है एक सोर्स डेटा फ्रेम बन गया। जब सोर्स डेटा फ्रेम बन गया तो इस सोर्स डेटा फ्रेम को वापस से राइट करवाया कहाँ पे, S3 के अंदर, S3 बकेट में, और किस फॉर्म में, पार्क्वेट में। तो ये मेरा पार्क्वेट फॉर्मेट में रॉ डेटा आ गया, जिसे मैं ब्रॉन्जी लेयर भी कह रहा हूँ, या आप इसे लैंडिंग जोन भी कह सकते हो, है ना। तो दिस इज द वे टू राइट द कोड, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। इसी तरीके से पोस्टग्रेस इक्वल टू ब्रॉन्जी, तो इधर मैंने क्या करा है कि आपको जैसे कि इंक्रीमेंटेड डेटा फैच करना है। ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये रॉ डेटा था कि आपका रॉ डेटा आ रहा है। अब इधर मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीमेंटेड, क्योंकि पोस्ट ग्रेव में डेली अपडेट होंगे, है ना। तो आपको डेली इंक्रीमेंटेड डेटा उठाना है, कहाँ से, RDS से। तो इधर आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो दोस्तों, बुक मार्क का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बुक मार्क की जो होती है ना ग्लू में, उसका काम यही होता है कि इंक्रीमेंटेड डेटा को अपलोड करना। क्यों, क्योंकि जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो उसको याद रखती है, मेमोरी में रिमेंबर रखती है उसकी प्राइमरी की को। तो आप बुकमार्क की में प्राइमरी की को पास कर दोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम अपलोड करोगे तो उसके पास ऑलरेडी जो रिकॉर्ड लास्ट टाइम फ्लो हुए थे उसकी अपडेटेड प्राइमरी की इसके पास होगी। वो क्या करेगा, जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से जॉब को चलाओगे तो बुकमार्क की जो होगा, जो लास्ट प्राइमरी की का रिकॉर्ड फ्लो हुआ है उसके आगे के डेटा को फ्लो करवाएगी, राइट। तो आपके डेटा ऑटोमेटिकली जो प्राइमरी की, मतलब सपोज 10 रिकॉर्ड है, ये कल हमारे पास 10 रिकॉर्ड थे, वो 10 रिकॉर्ड फ्लो हो चुके हैं। जब 11th रिकॉर्ड आज आया तो बुक मार्क की को पता है कि जो 10th नंबर का रिकॉर्ड है उसकी प्राइमरी की 10 है। तो वो क्या करेगी, वो जब आप उसे सेकंड टाइम रन करोगे तो वो 10 के आगे के रिकॉर्ड को फैच करेगी डेटाबेस से और उसे फ्लो करवा देगी। तो बुक मार्क की का ये काम है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। इट इज़ आल्सो द सेम कि वो डेटा फैच करके, और आपका क्या कर रहा है, डेटा को फैच करके पार्केट फॉर्मेट में स्टोर करवा रहा है। डेट इज आल्सो द ब्रॉन्जी लेयर, ये हमारा लैंडिंग लेयर है जहाँ पे हमारा रॉ डेटा आ रहा है। बट अब मैंने आपको इधर इंक्रीमेंटल का अप्रोच बताई कि इंक्रीमेंटल डेटा कैसे फैच करना है। नाउ अब बात करते हैं पार्टीशनिंग की। अगर आपको पार्टीशन बनाना है तो आपको ईयर, मंथ, कॉलम जो है ना, ये 3 कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। आप इधर देख सकते हो कि मैंने डेटा से फैच करा RDS से, और इधर मैंने 3 कॉलम बना दिए, ईयर, मंथ और डे। ईयर, मंथ, डे कहाँ से फैच हो रहा है, डेट कॉलम से। कोई भी टेबल होगी उसके अंदर डेट नाम से कॉलम होगा, राइट। या तो क्रिएट डेट होगी या लास्ट अपडेट डेट होगी, राइट। उधर से आप उसका ईयर फैच करोगे, या कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्रिएट डेट है टेबल में, तो उससे आप ईयर फैच कर लोगे, मंथ फैच करोगे, डे फैच करोगे, 3 कॉलम बना लोगे अपने डेटा फ्रेम में, सही है। जब इन तीनों कॉलम आपके डेटा फ्रेम में आ गए तो आप क्या करोगे, जब डेटा को राइट करवाओगे ना ब्रॉन्जी लेयर पे, मतलब आप पार्केट फॉर्मेट में डेटा को राइट करवा रहे हो, तो आप पार्टीशन बाय दे दोगे, ईयर, मंथ और डे। तो इन तीनों नाम से सब फोल्डर बन जाएंगे आपके बकेट के अंदर, और आपका डेटा स्टोर हो जाएगा इन तीनों। मतलब पहला आपका फोल्डर का नाम आएगा ब्रॉन्जी,
देखिए रिटेल हब बकेट का नाम, उसके अंदर फोल्डर ब्रॉन्जी, उसके अंदर फोल्डर ऑर्डर्स, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ईयर का, उसके अंदर मंथ का, उसके अंदर डे का, और उसके अंदर आपका डेटा फ्रेम स्टोर हो जाएगा। जो भी अदर डेटा वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। तो एक पार्टीशनिंग बन जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम क्वेरी मारेंगे ईयर मंथ और डे के बेस पे, तो हमारी क्वेरी फास्ट होगी, क्योंकि उसे पूरा का पूरा फोल्डर, पूरा का पूरा बकेट स्कैन करना नहीं पड़ेगा। उसे एक पर्टिकुलर बकेट, एक पर्टिकुलर फोल्डर, एक बकेट के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करना है। तो क्वेरी भी फास्ट हो जाएगी, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ऊपर से हम पार्केट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, तो पार्केट फॉर्मेट वैसे भी कॉस्ट को सेव करता है। अब बात करते हैं सिल्वर लेयर की। सिल्वर लेयर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। क्वालिटी चेक्स हम क्या लगाते हैं, क्वालिटी चेक्स लगाते हैं। मतलब कि जो हमारी प्रोसेसिंग लेयर होती है वहाँ पे हम नल्स को चेक करते हैं, डुप्लीकेट को चेक करते हैं, मिसिंग वैल्यू को चेक करते हैं और उसे करेक्ट करते हैं, मतलब डेटा को क्लीन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि इधर डेटा फ्रेम है, सोर्स डेटा फ्रेम, इसमें ड्रॉप नल्स कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं नल वैल्यू। नेक्स्ट कमांड में हम उसी डेटा फ्रेम से क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट को रिमूव कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन आईडी। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस टू बिजनेस और डेटा आपका कैसा आ रहा है ना। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को क्लीन करोगे, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। उसके बाद आपने इधर अप्लाई मैपिंग करा। तो अप्लाई मैपिंग जो कमांड होती है ग्लू के अंदर, उसका बेसिकली ये काम होता है कि आपके डेटा टाइप को कन्वर्ट करते, चेंज करते हैं। जैसे कि सोर्स में डेटा टाइप है स्ट्रिंग, है ना, ट्रांजेक्शन आईडी, और जो आप आउटपुट जो आप क्रिएट करोगे उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आप क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग सेम दे रहे हो। बट इधर सेकंड में आप देख रहे हो सेल्स अमाउंट स्ट्रिंग है, बट जब आप आउटपुट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप आउटपुट में डबल दे रहे हो, मतलब कि सेल्स अमाउंट का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग टू डबल, है ना। तो मतलब सोर्स में स्ट्रिंग आ रहा है बट आउटपुट जब जनरेट हो तो इसका अमाउंट डेटा टाइप कॉलम का चेंज कर दे। तो ये भी एक तरीके का डेटा क्लीनिंग एक्टिविटी में आ गया। डेटा टाइप चेंज करना, कॉलम ड्रॉप करना, वैल्यू को, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना, मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप करना, डेटा को क्लीन करना। जब सब कुछ हो जाए तो जो सिल्वर आपका नाम से फोल्डर बना हुआ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो आपका डेटा प्रोसेसिंग का बेसिकली लेयर है, डेटा प्रोसेसिंग की, या आप कह सकते हो सिल्वर की लेयर, सिल्वर की जो स्टेज है, वहाँ पे पार्केट फॉर्मेट में फिर से डेटा को क्रिएट कर देगा क्लीनिंग करने के बाद। यू गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज समथिंग डेटा क्वालिटी चेक्स। तो हमें हर लेयर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने होता है एंड इफ टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस। अब बात करते हैं गोल्ड लेयर की, जो कि आपकी फाइनल लेयर है, जो कि क्वालिटी लेयर है, जो कि आपकी जहाँ पे डेटा फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर आएगा, जिसे बिजनेस यूज करेगा, जहाँ पे डेटा एग्रीगेटेड होगा, ग्रुप्ड होगा, है ना। तो ये आपकी गोल्ड लेयर है। तो इधर आप देख सकते हो मैंने दो डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखे हैं, एक तो सेल्स डेटा फ्रेम और दूसरा कस्टमर का डेटा फ्रेम। सही है, दोनों डेटा फ्रेम मैं बना रहा हूँ। अब इन दोनों डेटा फ्रेम को जो बन रहे हैं, इनका डेटा सोर्स मैंने इधर क्या ले रखा है, डेटा कैटलॉग। सही है, डेटा कैटलॉग पास कर दिया। ये आप S3 बकेट की लोकेशन भी पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका S3 में डेटा आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, क्लीनिंग बकेट में आ जाएगा। आप क्लीनिंग बकेट वाले ही डेटा उठाओगे, तो आप या तो फिर से क्रॉलर चलाओ एंड ग्लू कैटलॉग में उसके करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट कर लो और उस डेटा कैटलॉग का आप इधर रेफर कर लो, जैसे मैंने इधर कर रखा है सेल्स का और कस्टमर का। अन्यथा आप डायरेक्ट S3 की लोकेशन भी पास कर सकते हो जब आप डेटा को रीड कर रहे हो, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो। बट बेस्ट ऑप्शन है कैटलॉग बनाओ, क्रॉलर रन करो। वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस है एंड उसका फ़ायदा ये भी है कि जो टेबल हमारी क्रिएट होगी वो हमें अथीना में भी दिखेगी क्रॉलर के थ्रू, है ना। तो दोस्तों ये तो हमने दो डेटा फ्रेम बना लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन मारेंगे एंड ग्रुप बाय करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स का डेटा फ्रेम है, सेल्स के डेटा फ्रेम को हम ग्रुप बाय कर रहे हैं सेल्स डेट के बेस पे, और सेल्स अमाउंट का सम निकालने हैं ना। और सेल्स अमाउंट का जो सम निकाला उस कॉलम को रीनेम करके क्या दे दिया, टोटल सेल्स। तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो सेल्स डेट के बेस पे ग्रुपिंग हो रही है सेल्स अमाउंट की, तो सेल्स के डेटा को एग्रीगेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में ज्वाइन करना है। जो एग्रीगेटेड डेटा आया उसे कस्टमर के डेटा से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। इधर दोस्तों आप 2DF फंक्शन का यूज देख रहे हो। 2DF क्या करता है, जो ये ऊपर डेटा फ्रेम बन रहे हैं ग्लू के बन रहे हैं, तो ग्लू के डेटा फ्रेम को पाई स्पार्क के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है।
तो आप जब मेरी ग्लू की मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप इसे कंसेप्चुअली समझे कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। ये स्क्रीनशॉट दिखाने का बस मेरा यही पर्पस था, सो डैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस है। तो अभी इधर क्या है, ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइन होने के बाद जो मेरा फाइनल डेटा फ्रेम बना, उस डेटा फ्रेम को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट करवा रहा हूँ दोबारा से बकेट में, ट्रांसफॉर्म बकेट में, या कह लो गोल्ड लेयर पे। तो इधर सेल्स कॉलम एग्रीगेट जो बकेट है, इसके अंदर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसे पार्टीशन करना, तो इधर पार्टीशन बाय कॉलम भी दे सकते हो। अगर ये डेट सेल्स डेट में से आप ईयर मंथ को फैच करोगे, और जैसा मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, आप इसे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गोल्ड लेयर में जो डेटा जाता है वो ग्रुप बाय होता है, एग्रीगेट होता है ना, ग्रुपिंग होती है डेटा की। उसमें हम कुछ रेवेन्यू दिखाते हैं, उसमें कुछ आप मंथली रेवेन्यू दिखाते हैं, क्वार्टरली रेवेन्यू दिखाते हैं, टोटल सेल्स दिखाते हैं। तो हम अपने बिजनेस को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो सब कुछ हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को। और S3 में हम इसलिए स्टोर करते हैं, वो एक हमारे लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है, पूरी डेटा लेक बन जाती है, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डेटा एक सेव है ना, वहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। एंड वो हमारा एक सेफ हो जाता है। और S3 लेवल में हम एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं कि इस बकेट का एक्सेस किसे देना है ना। तो वो सारी पॉलिसी भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करेंगे पार्टीशन फॉर सेविंग कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पार्टीशन करते हैं, जैसे कि गोल्ड लेयर में भी आप पार्टीशन कर सकते हो, जैसे मैंने इधर ईयर मंथ के बेस पे कर रखा है पार्टीशन बाय ईयर मंथ, जिससे कॉस्ट सेव होती है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सेव द कॉस्ट एंड मेक द क्वेरी फास्ट, है ना। तो वही मैंने इधर ग्रुपिंग करी है, ईयर रीजन ईयर मंथ के बेस पे, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू लोड डेटा इनटू द रेडशिफ्ट। अभी तक हमने S3 में सारा डेटा मेंटेन कर लिया, क्लीन कर लिया, है ना। तो रेडशिफ्ट में जब डेटा लोड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था रेडशिफ्ट में दो तरीके की टेबल क्रिएट होती हैं। एक तो टेम्पररी टेबल, या आप उसे स्टेजिंग टेबल भी कह सकते हो। तो इधर देखिए सेकेंड टेबल मैंने इधर स्टेजिंग क्रिएट करी है, एंड फर्स्ट टेबल जो है ये आपकी फाइनल टेबल है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर इनसाइट। तो मेरी फाइनल टेबल है, एंड इसकी जो टेम्परेरी टेबल है वो है स्टेजिंग कस्टमर इनसाइट फॉर एग्जांपल, है ना। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। उसके बाद मैं इधर क्या चल रहा हूँ, कॉपी कमांड चला रहा हूँ। और ये सारी स्क्रिप्ट का जो लॉजिक है मैं ग्लू में लिख सकता हूँ, ग्लू में लिख सकता हूँ मैं ये सारा लॉजिक, और इवन मैं रेड शिफ्ट में भी लिख सकता हूँ। तो ग्लू में भी ETL में लॉजिक पूरा, ये जो रेड शिफ्ट सिक्वल है ना, जब ग्लू लिखूंगा तो वहाँ पे रेड शिफ्ट सिक्वल बिगिन और एंड के बीच में सारी कमांड पास करूँगा, और इन सबको पाई स्पार्क के कोड के थ्रू ग्लू जॉब के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो अब इधर क्या हो रहा है, कॉपी कमांड चल रही है दोस्तों। कॉपी कमांड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इंटरव्यू में पूछी भी जाती है, बल्क में डेटा को लोड करती है, राइट। तो इधर क्या हो रहा है कि मेरा S3 बकेट जो गोल्ड लेयर पे पड़ा हुआ है वो डेटा उठेगा, और ये जो टेम्परेरी टेबल है उसमें डालेगा, फाइनल टेबल में नहीं डालेगा। कस्टमर इनसाइड मेरी फाइनल टेबल है, राइट, इसमें नहीं डालेगा। पहले मैं किस में डलवाऊंगा, टेम्परेरी टेबल, जो कि मेरी स्टेजिंग कस्टमर इनसाइट है। और कहाँ से, कॉपी कमांड के थ्रू। उसके बाद क्या चलेगी दोस्तों, मेरी अपडेट चलेगी। तो अपडेट में क्या चल रहा है दोस्तों, आप इधर देख सकते हो अपडेट में क्या हो रहा है कि कस्टमर टारगेट है और कस्टमर नेम, टोटल सेल्स, लास्ट अपडेटेड जो है अपडेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन द कस्टमर ID। तो ये जो अपडेट कमांड चल रही है मेरी मैन टेबल पे चल रही है। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा मैन टेबल में कुछ डेटा होगा ही नहीं, तो ये अपडेट कमांड कुछ भी अपडेट नहीं करेगी, क्योंकि कस्टमर इनसाइट तक कुछ डेटा भी गया ही नहीं, राइट। फिर भी हम पहले अपडेट चलाएंगे कि अगर कोई डेटा पड़ा हुआ इनसाइट में पहले से ही, अब वही सेम डेटा मेरा किस टेबल में आ गया, स्टेजिंग टेबल में भी आ गया, टेम्परेरी टेबल में भी आ गया। तो पहले क्या करना, अपडेट करना है कि कोई भी ID प्राइमरी की दोनों टेबल में है। तो इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड जो मेरा फैच होता हुआ आया है, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है मैन टेबल में, तो मुझे वो अपडेट करना है। और अगर नया रिकॉर्ड है तो वो मुझे इंसर्ट करना है। अगर वो नया कस्टमर है, नई कस्टमर ID है, तो वो इंसर्ट करना है, राइट। तो इसलिए इधर टेम्परेरी टेबल और फाइनल टेबल का कंपैरिजन हो रहा है, अपडेट चल रही है। सेकंड टाइप इंसर्ट चलेगी। इंसर्ट का काम यही है कि जब ये अपडेट चल जाएगी, उसके बाद इधर इंसर्ट चलेगी। इंसर्ट में भी आप देख सकते हो कि दोनों टेबल का इधर जॉइन चल रहा है, स्टेजिंग टेबल का भी और टेम्परेरी टेबल का भी। मेरी टेम्परेरी टेबल है कस्टमर इनसाइट, और ये मेरी फाइनल टेबल है। दोनों का जॉइन चल रहा है बेस्ड ऑन द कस्टमर ID।
और दोनों के जॉइन के बेस पे जो भी हमारा सेलेक्ट होके आएगा वो मेरा इधर इंसर्ट होगा। बट मैंने इधर एक कंडीशन लगा रखे वेयर कस्टमर आईडी इज नल, राइट। तो लेफ्ट जॉइन चल रहा है तो लेफ्ट और राइट के जॉइन चलेंगे, और जो भी मेरे लेफ्ट टेबल में रिकॉर्ड होंगे, अनमैच रिकॉर्ड होंगे, वो मेरे इंसर्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो रिकॉर्ड मेरे नए आए हैं, अनमैच मतलब कि जो मेरे स्टेजिंग टेबल में तो एग्जिस्ट करते हैं मगर मेरी जो मैन टेबल है उसमें एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। तो इसी वजह से मैंने इधर लिख भी रखा है टारगेट कस्टमर आईडी इज नल। मतलब जो टारगेट मेरा कौन सा है, फाइनल टेबल, जो फाइनल टेबल है उसमें जो कस्टमर आईडी अगर नल हो, मतलब दोनों का ज्वाइन हुआ और जो टारगेट की कस्टमर आईडी है नल हो, तो इट मीन्स कि जो भी मेरे रिकॉर्ड हैं वो सिर्फ स्टेजिंग में लाई करते हो, टारगेट में लाई नहीं करते हो, उनको वो इंसर्ट कर देगा। किस में, टारगेट टेबल में, टारगेट टेबल में ही इंसर्ट कर देगा। तो दिस इज द वे टू राइट द अपडेट इंसर्ट, एंड लास्ट में हम जो टेम्परेरी टेबल है उसे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उसका काम खत्म है ना। तो दिस इज द वे टू कंपैरिजन, एंड हम लोग उसके बाद ग्लू कॉन्टेफ डॉट एग्जीक्यूट सिक्वल जो कमांड है आखिरी में चलाएंगे और रेडशिफ्ट सिक्वल पास करके क्वेरी चला देंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा रेडशिफ्ट तक डेटा पहुंच गया, हमने इंसर्ट अपडेट भी चला दिया, एससीडी भी मेंटेन कर लिया कि कोई भी चेंज ऑफ डायमेंशन हो रही है, टेबल्स हो रही है, तो वो मेरी वहाँ पे भी चेंजेस हो जाए, राइट। तो ये सब कुछ देख लिया। अब बात करेंगे रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम की दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट में कि आपने सही है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया प्रोजेक्ट, अब ये पूछा जाएगा कि भाई अगर आपका पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, देखिए डेटा आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना डेटा फ्लो करवाते हैं अपने पाइपलाइन से, है ना। ये अगर आप टेराबाइट्स बोलते हैं कि टेराबाइट्स सबसे नीचे आता है गीगाबाइट्स, उसके ऊपर टेराबाइट्स, उसके ऊपर पेटाबाइट्स और उसके ऊपर एक्जाबाइट्स। ये एक्जाबाइट्स तो बहुत सारा डेटा होता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं टेराबाइट्स ऑफ डेटा, जब टेराबाइट्स ऑफ डेटा हम फ्लो करवाते हैं ना दोस्तों, तो उसे तो हम रेडशिफ्ट क्लस्टर पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्लस्टर की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। बट जब डेटा पेटाबाइट्स होता है या एक्साबाइट्स होता है, वो डेटा होता है बहुत, अब वो सारा डेटा हम ट्रांसफॉर्म डेटा क्लस्टर पे लेके जाएंगे ना, तो रेडशिफ्ट की क्लस्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। तो बिजनेस जो है ना उसे हमेशा ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो ऑप्टिमाइज भी हो एंड हाईली परफॉर्मेंस भी मिले, ऑप्टिमाइज भी हो, तो एंड कॉस्ट भी सेव हो। तो इसके लिए रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आया। रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम ये कहता है दोस्तों कि आपको डेटा जो है S3 में ही रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, रेडशिफ्ट में एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर देनी है जो कि उस S3 लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो जब आप सिक्वल चलाओगे, क्वेरी डेटा सर्च करोगे, रेडशिफ्ट पे एक्सटर्नल टेबल पे डेटा सर्च करोगे, तो डेटा एक्चुअली स्टोर कहाँ पे, S3, तो वो S3 से डेटा को सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। आपकी नॉर्मल सिक्वल क्वेरी फायर होगी। जब सिक्वल क्वेरी चलाओगे तो जो प्रोसेसिंग की पावर है वो तो वो क्लस्टर की यूज़ करेगा, CPU क्लस्टर का यूज़ करेगा, बट जो स्टोरेज है वो रेडशिफ्ट की यूज़ नहीं हो रही। स्टोरेज किसकी यूज़ हो रही है, तो S3 की। तो परफॉर्मेंस लिटिल बिट कम रहती है एक्सटर्नल टेबल जो रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम है उसकी टेबल, और एक नॉर्मल रेडशिफ्ट की टेबल से कंपेयर करो तो स्पेक्ट्रम की टेबल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है वो S3 में स्टोर कर रहा है, रेडशिफ्ट में स्टोर नहीं कर रहा। रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम जो है ओनली रेडशिफ्ट की CPU की पावर यूज़ कर रहा है। जब आप क्वेरी करते हो तो वो तो सही है, क्वेरी में जो है CPU जो है रेडशिफ्ट का यूज़ होगा, मगर जो स्टोरेज है ना वो S3 की है। तो इस वजह से जो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी लैक करती है। और अगर आप नॉर्मली रेडशिफ्ट में टेबल बनाते हो तो उसमें नोड होते हैं, नोड पे आपका डेटा स्टोर होता है, तो जब आपका रेडशिफ्ट में डेटा स्टोर है तो उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। मगर जब डेटा आपका एक्साबाइट्स में, पेटाबाइट्स में, और आप उसे रेडशिफ्ट में स्टोर करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आया। Redshift Spectrum is a features of Amazon Redshift that let you query
data stored in Amazon S3 directly using standard Redshift SQL without loading into Redshift local or managed storage. Spectrum saves money by reducing Redshift storage, compute cost, replacing them with cheaper S3 storage. एंड आप सिंटैक्स देख सकते हो कि इधर मैंने सिंटैक्स टेबल क्रिएट कर रखी है, एक्सटर्नल टेबल, एंड पार्टीशन कर रखा है। पार्टीशन जरूर करना है दोस्तों, पार्टीशन से कॉस्ट भी सेव होती है, परफॉर्मेंस भी हाई होती है। एंड इधर मैंने S3 की लोकेशन दे दी कि इस लोकेशन में जो डेटा पड़ा हुआ है इसके टॉप पर आप एक टेबल क्रिएट कर दो जो कि इस लोकेशन से डेटा उठा के दे, और मैं सिंपली रेडशिफ्ट पे इस टेबल पे क्वेरी मारूं तो डेटा मेरा S3 लोकेशन से उठा के दे दे, है ना। और इन टेबल में हम अपडेट इंसर्ट नहीं चला सकते। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एक्सटर्नल टेबल होते हैं सिर्फ रीड क्वेरी के लिए यूज होती है। अब देखिए इधर मैंने बता भी रखा हाउ टू डिसाइड रेडशिफ्ट वर्स स्पेक्ट्रम, मतलब कहाँ पे आपको रेडशिफ्ट की टेबल यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम यूज़ करना है। तो ये डेटा पाइपलाइन का पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, और ये यूज़ होती हैं रियल टाइम पे डेटा पाइपलाइन में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक्सेस पैटर्न डेटा साइज जो है इसमें क्या होता है, देखिए अगर डेटा आपका 100 GB से लेस है तो फ्रिक्वेंट एंड रियल टाइम जो है आपका एक्सेस पैटर्न जो है फ्रिक्वेंट होगा, है ना। तो उस केस में आप जो है लोड कर सकते हो रेडशिफ्ट में। तो रिकमेंडेड जो अप्रोच है, अगर आपका फ्रिक्वेंट एक्सेस है डेटा और 100 GB से कम है तो आप डेटा को लोड करो रेडशिफ्ट में। आप उसके लिए एक्सटर्नल टेबल ये सब चीज़ें कुछ मत क्रिएट करो, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म बकेट से आप अपने डेटा को रेडशिफ्ट में स्टोर कर सकते हो। इवन आप पोस्टग्रेस से भी, अगर आपका बिजनेस कहता है कि भाई उन्हें बकेट में नहीं रखना डेटा, तो आप सीधा सीधा पोस्टग्रेस डेटाबेस या RDS अमेजॉन RDS से डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हो रेडशिफ्ट में। इट टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस। उसके बाद अगर आपका डेटा साइज 100 GB से 1 TB है, सही है, और आपका एक्सेस पैटर्न फ्रिक्वेंट है, आपको डेटा फ्रिक्वेंटली चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को लोड कर सकते हो रेडशिफ्ट में। आप पार्टीशनिंग कर सकते हो S3 लेवल पे, S3 लेवल पे पार्टीशन क्रिएट कर दो और डेटा को लोड कर दो रेडशिफ्ट में। ये दोनों एक्टिविटी करोगे तो 100 GB से 1 TB तक आप हैंडल कर सकते हो। आप रेडशिफ्ट की स्टोरेज यूज़ करो, रेडशिफ्ट की कंप्यूट पावर यूज़ करो, रेडशिफ्ट में डेटा को स्टोर करो, है ना। बट अगर आपका डेटा ग्रेटर हो जाता है 1 TB से, 1 TB से ज़्यादा हो जाता है, और 1 TB से ज़्यादा हो जाता है और आपका एक्सेस पैटर्न हो जाता है इनफ्रिक्वेंट, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डेटा तुरंत चाहिए, आप कभी कभी डेटा यूज़ करो, कुछ डेटा फ्रिक्वेंट है कुछ डेटा इनफ्रिक्वेंट है, राइट। और डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हो। स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा कि जो डेटा आपका हिस्ट्री डेटा है, मतलब जो आपका एक्जाबाइट्स पेटाबाइट्स में डेटा है, टेराबाइट से भी ज़्यादा, वो आप बकेट में ही रखो, उसे आप रेडशिफ्ट में स्टोर मत करो, आप सिर्फ बकेट में रखो, उसके ऊपर आप एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर दो, राइट। और अगर 10 TB से भी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 TB, मतलब वही हो गया एक्जाबाइट्स और पेटाबाइट्स में डेटा है, तो आपको हॉट डेटा रखना है रेडशिफ्ट में, कोल्ड डेटा को रखना है स्पेक्ट्रम। हॉट डेटा मतलब जो कि हाईली बिजनेस को रिक्वायर्ड है, जो कि डेटा ऐसा जो कि उन्हें तुरंत चाहिए, जो कि बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल डेटा है, उसे हम हॉट डेटा बोलेंगे। उस डेटा को रखो रेडशिफ्ट में। और जो वैसा कोल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा तुरंत नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा डिले भी होगा चलेगा, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, उसे रखो S3 बकेट में, मतलब इसके लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करो, एक्सटर्नल टेबल बनाओ, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट की, क्लस्टर के इन्वायरमेंट की क्या कॉस्ट बैठती है, ये भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि जैसे डेव इन्वायरमेंट है तो इसमें DC2 लार्ज टाइप का नोड टाइप यूज़ करते हैं दोस्तों। DC2 क्या होता है ना दोस्तों, ये हाईली स्केलेबल नहीं होता। जैसे रेडशिफ्ट में दो तरीके के नोड टाइप होते हैं, आप इसे एक तरीके से कह सकते हो कि जब हम रेडशिफ्ट में इंस्टेंस, मतलब उसकी CPU कितने लेनी है और मेमोरी कितनी लेनी है, वो सब चीज़ें डिसाइड करना होता है, तो वो नोड टाइप से डिसाइड होते हैं। तो हम रेडशिफ्ट का क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो पूछता है कि कौन सा नोड टाइप का क्लस्टर आपको क्रिएट करना है। तो DC2 आपका हाईली स्केलेबल नहीं होता, RA3 आपका हाईली स्केलेबल होता है ना। तो इसके लिए DC2 आपका स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज़ होता है, RA3 जो होता है ना वो आपका लार्ज डेटा सेट के लिए यूज़ होता है, और RA3 की कॉस्ट भी इसलिए ज़्यादा होती है। तो DC2 नोड टाइप आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपका स्मॉल डेटा सेट है और 2 नोड का क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट आएगी $360 पर मंथ, इतनी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका क्लस्टर चलता है ना। और
उसके बाद आपका अगर DC2 लार्ज है, 3 नोड, आपने 3 नोड ले लिए किस इन्वायरमेंट के लिए, यूएटी भी आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, 3 नोड का क्लस्टर ले लिया तो आपका जो है कॉस्ट इतनी बैठेगी मिनिमम $540। और अगर प्रोडक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 नोड का कम से कम क्लस्टर लेना पड़ेगा, और उधर नोड टाइप क्या हो जाएगा, RA3.4x लार्ज। तो 4x लार्ज काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें हाईली CPU होते हैं, मतलब आई थिंक मोर देन 16 GB रैम रहती है। तो उस केस में जो कॉस्ट आएगी दोस्तों $10,000 अराउंड, मतलब $9,000 पर मंथ के अराउंड कॉस्ट उसमें बैठ सकती है ना। तो इस तरीके से इनकी कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर इन्वायरमेंट की, है ना, कि कितनी कॉस्ट आपकी बैठेगी अगर आपका क्लस्टर चलेगा, किस टाइप के डेटा के लिए क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको एज ए आर्किटेक्ट बिठानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, जब दोस्तों रेड शिफ्ट हुआ या कभी भी हम EC2 की बात करें या RDS की बात करें, हम कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसमें एक होता ऑन डिमांड, आप इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, रिजर्व्ड इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो। तो आप हमेशा रिजर्व्ड लोगे, मतलब आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो रिजर्व्ड इंस्टेंस में AWS कुछ डिस्काउंट दे देता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड इंस्टेंस जब आप रिजर्व करते हो तो 2-3 साल के लिए रिजर्व करते हो कि मैं इस सर्विस को 2 से 3 साल के लिए यूज़ करूँगा। तो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए उस सर्विस को रिजर्व करते करते हो तो AWS आपको 20 से 40% डिस्काउंट दे देता है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट होता है उसमें रिजर्व्ड इंस्टेंस का यूज़ होता है। एंड ऑन डिमांड काइंड ऑफ आप स्टैंडर्ड ऑन डिमांड प्राइस का अगर आप इंस्टेंस यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको हर घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो ये आपको महंगा पड़ेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो आप ऑन डिमांड में काम कर सकते हो। अब बात करते हैं AWS ग्लू की कॉस्ट। तो AWS ग्लू में भी दोस्तों DPU होते हैं। 1 DPU का मतलब होता है कि 4 GB रैम, 25 GB डिस्क स्टोरेज, है ना। तो जैसे CPU होता है ना, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे ही ग्लू में जो होता है DPU होता है। और जब आप ग्लू में सेलेक्ट करोगे G1X G2X करके होता है उसमें इंस्टेंस टाइप, तो जब आप उसे सेलेक्ट करोगे G1X, इसका मतलब होता है आई थिंक 4 DPU समथिंग लाइक डेट, है ना। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन, जब ग्लू की जॉब आप लिखते हो तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आपको कितनी प्रोसेसिंग यूनिट लेनी है। तो 4 DPU हम लोग डेव इन्वायरमेंट पे ले सकते हैं। तो डेव इन्वायरमेंट में जैसे 4 DPU ले लिया, ये मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, मतलब ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, है ना। अगेन बिजनेस की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो अगर आपका एक दिन चलता है, जैसे कि अगर आपका जो है ये 4 घंटे चला, 4 घंटे चला एक दिन में, है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.44 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस्ट आपकी अराउंड एक महीने की, एक दिन की कॉस्ट आएगी 1.76, और 30 डेज की कॉस्ट अराउंड $52.80 आएगी, राइट। इसी तरीके से अगर UAT इन्वायरमेंट है तो 8 डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कम से कम होने चाहिए, एंड इसकी कॉस्ट जो आएगी $211 आएगी। तो ये जो $0.44 है पर मिनट पर आवर्स की कॉस्ट होती है ना। तो ये आपका इस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट होती है कि 4 घंटे के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 0.44 कर दिया। तो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली ग्लू में होती है, और जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करो तो कम से कम इतने डॉलर का तो खर्चा इसमें रहता ही है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। एंड अब बात करते हैं अथीना की। तो अथीना कहाँ फिट होता है डेटा लेक में। सो अथीना इज अ सर्वरलेस क्वेरी सर्विस डेटा लेट यू रन SQL ऑन S3 डेटा यूजिंग द ग्लू डेटा कैटलॉग विदाउट नीडिंग ए रेडशिफ्ट क्लस्टर। इधर आपको रेडशिफ्ट क्लस्टर की ज़रूरत नहीं होती। जो आपके एडॉक क्वेरी है, जो कि आपको चेक करना, वैलिडेट करना डेटा को, तो आप अथीना में क्वेरी चला सकते हैं। जैसा कि हमने वैलिडेट करना है कि काउंट कितने आए, मतलब कि हमने डेटा लोड किया ब्रॉन्ज से क्लीन, ब्रॉन्जी लेयर से सिल्वर लेयर पे, तो दोनों का डेटा मैच करेंगे कि जितना डेटा ब्रॉन्ज में था और क्लीन पे क्या उतना डेटा पहुंचा, नहीं पहुंचा तो उसमें कुछ क्वालिटी चेक लगे होंगे, डेटा में से डुप्लीकेसी रिमूव हुई होगी। तो हमें अपनी क्वेरी उस हिसाब से बनानी होती है, उसमें फिल्टर क्राइटेरिया पास करने होते हैं। तो डेटा को एनालिसिस करते हैं कि सारे क्वालिटी चेक सही से लगे क्लीनिंग बकेट में, तो वो सब चीज़ें हम वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग अथीना। ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट लगी नहीं लगी। तो अथीना हमारा ग्लू डेटा कैटलॉग में जो भी टेबल क्रिएट होती है उन पे हम
क्वेरी कर सकते हैं। अब जो पूरा प्रोसेस है उसे ऑटोमेट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, AWS कोड पाइपलाइन का काम यूज़ करते हैं, जो कि डेटा को पुल करता है गिटअप से, बिल्ड स्टेज में बिल्ड बनाता है एंड डिप्लॉय में डिप्लॉय कर देता है। डिप्लॉय करने के लिए टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ होता है। AWS की सर्विसेज टेराफॉर्म के अंदर एक तरीके के टेम्पलेट होते हैं, कह लो YML फाइल होती है, जिसके अंदर आप ग्लू जॉब का नाम, उसके लिए IAM रोल, कौन सा रोल लगेगा उस जॉब का एग्जीक्यूट करने का, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ दे देते हो। जब आप उस टेम्पलेट को रन करते हो कोड पाइपलाइन के थ्रू, तो वो आपका टेम्पलेट क्या करेगा, जो भी ग्लू जॉब आपने लिखी अपने लोकल पे, आप जब उसे गिट पे कमिट मारोगे तो आपका ये सारी स्टेजेस चलेंगी, बिल्ड बनेगी, फिर डिप्लॉय स्टेज चलेगी, ये जो टेम्पलेट है टेराफॉर्म वाला टेम्पलेट वो रन होगा, और वो उस ग्लू जॉब को उसकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन है, रोल है, सब कुछ के साथ क्रिएट कर देगा, और वो हमें AWS के कंसोल में दिखने लगेगी ग्लू जॉब। तो फुली ऑटोमेटेड जो कर सकते हैं CI/CD फॉर यूजिंग AWS Glue, so developer pushes code to GitHub. Code pipeline automatically trigger when new changes are pushed. Code build validate Glue script and deploy using Terraform. Event bridge trigger Glue job when new job arrive in S3. Glue job process data and update the Redshift and data lake. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, कैसे आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस